विपक्ष फुल फोर्स के साथ काम कर रहा था और सरकार से सवाल पे सवाल कर रहा था, सरकार से सवाल पे सवाल कर रहा था। आज की तरह नहीं कि विपक्ष सवाल करे तो उसके पीछे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, परेशान कर दो, ऐसा नहीं। विपक्ष सवाल कर रहा था, विपक्ष सवाल कर रहा था और सरकार से पूछ रहा था कि देश में गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, सब पूछ रहा था। और इससे इंदिरा गांधी भन्ना रही थी। देखो, आपातकाल लगने के पीछे ये सारे कारण नहीं है। आपातकाल लगने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे जो लगता है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले ने इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक करियर पर एक काला धब्बा लगते हुए जो दिखा था, उस काले धब्बे को मिटाने के लिए उन्होंने इस काले धब्बे का प्रयोग किया, जिससे कि उनका वो छोटा सा काला धब्बा इस बड़े से काले धब्बे के नीचे दब जाए। यह अध्याय मूलतः आपके 1970 की राजनीति पर आधारित है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1960 के दशक में प्रारंभ होती है। आपको जैसे कि मैंने बताया है कि 1960 का दशक भारतीय राजनीति का सबसे काला दशक माना जाता है। क्यों माना जाता है यह भी मैंने आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस वर्ष हमने 2 सबसे बड़े युद्ध लड़े और अकाल आया हमारे देश में, और हमने अपने 2 कौशलवान नेतृत्व वाले प्रधानमंत्रियों को खोया। इन दोनों चीजों ने देश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। हमारी विकास परियोजनाओं को हमें ठप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें जो पैसा हमारे विकास पे लगना था वो पैसा हमें किस पर लगाना पड़ा? युद्ध पर। इन सब चीजों ने देश की आर्थिक रीढ़ को बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। देश में आर्थिक बदहाली थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी। देश का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतर रहा था। और इसी समय काल में वैश्विक राजनीति में आप सब जानते हैं कि 2 महाशक्तियों का वर्चस्व चल रहा था और उनके बीच संकट चल रहा था। और इसी समय अरबी देशों के और इजराइल के बीच में भी युद्ध चल रहा था, जिस कारण से वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो गई थी, जिस कारण से उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आपको पता है कि अधिकतर औद्योगिक गतिविधियां किस पर निर्भर करती हैं? पूरी की पूरी औद्योगिक गतिविधियां आप जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर करती हैं। जब तक गाड़ी में तेल नहीं पड़ेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी तभी चलती है जब उसमें तेल पड़ता है। जिस प्रकार से इंसान बिना भोजन के नहीं चल सकता, उसी प्रकार से बिना तेल की गाड़ियां और फैक्ट्रियां भी नहीं चलती। तो ये सारी चीजें हो रही थी आपके 1960 और 1970 के दशक में, और इन सब का भारत की राजनीति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, और देश में जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उनको अपनी सत्ता पे संकट नजर आता है। क्यों नजर आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। पहले तो अध्याय को समझते हैं। इस अध्याय में हम किन विषयों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे आपातकाल लगने के पीछे क्या कारण थे जिनके कारण इंदिरा गांधी जी ने भारत को आपातकाल की काली रेखा में ढकेल दिया। क्यों उन्होंने भारत के लोकतंत्र को काली कोठरी में कैद किया, इस चीज को मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। आप सबको पता है ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं थी जो कांग्रेस 1967 के चुनाव से
पहले थी। 1971 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस आई थी वो कांग्रेस पूरी तौर पर किस पर निर्भर थी? इंदिरा गांधी पर। इंदिरा गांधी उसका प्रमुख चेहरा थी। उसका प्रमुख चेहरा कौन थी? इंदिरा गांधी। और वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो बहुत से नेताओं की कांग्रेस नहीं थी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित सांस्थानिक संतुलन को नई चुनौती ने घेरा। 1973 से 1973 से लेकर 1975 में कुछ चीजें ऐसी घटी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी सत्ता चली जाएगी मेरे हाथ से। ये उनको मजबूर कर दिया। इस दौर में ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी हैं ये हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही घटनाएं निर्धारित करेंगी कि भारत में क्यों लगा है आपातकाल। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वो फैसला निर्धारित करता है, वो तात्कालिक कारण बनता है जिसके कारण इंदिरा गांधी ने भारत को आपातकाल की काली कोठरी में ढकेला था। चलिए और सुनिए। 1973 से 1975 के बीच आए बदलाव की परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौंधती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप से हुई थी उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। पहली बार भारत की आजादी में पहली बार कांग्रेस केंद्र सरकार का चुनाव हारती है। कब? 1977 में। ये याद रखना है कि कांग्रेस पहली बार केंद्र सरकार का चुनाव कब हारती है? 1977 में। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सालों गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने रहे हैं, जैसे आपातकाल क्यों लागू किया गया? क्या ऐसा करना जरूरी था? पहला प्रश्न यही पूछेंगे हम कि आपातकाल क्यों लागू किया गया? क्या आपातकाल लागू करना जरूरी था? फिर उसके बाद आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था? क्या मतलब था आपातकाल लगाने का? इससे क्या हुआ? इससे देश में क्या परिवर्तन हुआ? इस चीज को समझेंगे हम। फिर इसके बाद हम समझेंगे दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए। फिर इसके बाद समझेंगे हम आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। आपातकाल से भारतीय इन चार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम खोजने चल रहे हैं इस अध्याय में। इस अध्याय में हम इन्हीं चार महत्वपूर्ण प्रश्नों को खोजेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं 1971 के बाद भारत की राजनीति ने किस प्रकार से अपने आप को बदला। 1973 से लेकर 75 में ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण से इंदिरा गांधी को देश को एक काले दौर में ढकेल देना पड़ा। 18 महीने के काले दौर में क्यों ढकेला गया भारत के लोकतंत्र को, इस चीज को हम बखूबी इस अध्याय में समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि, आपातकाल के लगने से पहले की परिस्थितियों को समझते हैं। आपातकाल के लागू होने से पहले की परिस्थितियों को समझते हैं। 1967, आप ये जान लीजिए 1967 के चुनाव के बाद चीजें बदलनी प्रारंभ हो गई थी।
1967 के चुनाव के बाद भारत में चीजें बदलनी प्रारंभ हो गई थी। पंडित नेहरू की मृत्यु और आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। आज तक कांग्रेस में प्रधानमंत्री के समक्ष कोई और नेता खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन यहां से 1967 के चुनाव के बाद आपने देखा कि चीजें कैसे बदली, चीजें कैसे बदली। लास्ट चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ाया गया जिससे कि आप भारतीय राजनीति को बखूबी समझ सकें। भारतीय राजनीति ने किस प्रकार से अपने आप को करवट लिया है, इस बात को आप समझ सकें, इसीलिए आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया गया है बहुत विस्तार पूर्वक। सुनिएगा ध्यान से। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। आप सब जानते हैं कि इस समय विपक्ष एक्टिव था, फुल फोर्स के साथ काम कर रहा था। विपक्ष फुल फोर्स के साथ काम कर रहा था और सरकार से सवाल पे सवाल कर रहा था, सरकार से सवाल पे सवाल कर रहा था। आज की तरह नहीं कि विपक्ष सवाल करे तो उसके पीछे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, परेशान कर दो, ऐसा नहीं। विपक्ष सवाल कर रहा था, विपक्ष सवाल कर रहा था और सरकार से पूछ रहा था कि देश में गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, सब पूछ रहा था। और इससे इंदिरा गांधी भन्ना रही थी। देखो, आपातकाल लगने के पीछे ये सारे कारण नहीं है। आपातकाल लगने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे जो लगता है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले ने इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक करियर पर एक काला धब्बा लगते हुए जो दिखा था, उस काले धब्बे को मिटाने के लिए उन्होंने इस काले धब्बे का प्रयोग किया, जिससे कि उनका वो छोटा सा काला धब्बा इस बड़े से काले धब्बे के नीचे दब जाए। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। ध्यान रखना ये बात, न्यायपालिका के द्वारा सरकार के कामों में अड़ंगा डालना भी इंदिरा गांधी को कतई रास नहीं आता, कतई रास नहीं आता कि मैं कुछ भी करने चलती हूं और न्यायपालिका अपनी संवैधानिक ताकत का प्रयोग करते हुए मेरे काम को रोक देती है। इन सब चीजों ने उस परिस्थिति का निर्माण किया जिससे कि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता पर संकट लगने लगा और उसी कल्पना के एक आवरण में उन्होंने वो आदेश पारित करा दिया जिसको उस समय पारित नहीं कराया जाना चाहिए था। आगे सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांत और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। समझ में आई बात? ये सारी चीजें सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि सरकार सरकारी संस्थाओं का अपने निजी हित के लिए प्रयोग कर रही है। सरकार पर यह आरोप लग रहे थे और कांग्रेस में फूट पड़ जाने के कारण इंदिरा गांधी पर यह आरोप लग रहे थे कि इंदिरा गांधी सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके
अपने विपक्ष के लोगों को सेट कर रही हैं, मतलब अपने रास्ते से हटा रही हैं। उन पर ये आरोप लग रहे थे। अब मुझे तो नहीं पता भाई ये आरोप सार्थक है या निरर्थक है, क्योंकि मैं उस समय काल में नहीं था, मैंने उस समय की राजनीति नहीं देखी। देखो, आप ये जान लो कि जो भी किताब लिखता है वो हमेशा अपनी विचारधारा से लिखता है। आप कभी भी उस व्यक्ति की बात को एकदम सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो कभी यथार्थ नहीं लिखेगा, वो वही लिखेगा जो उसकी विचारधारा को सूट करेगा, वो वही लिखेगा। अगर वो गांधी को पसंद करता है तो गांधी की अच्छाइयां ही लिखेगा, वो कभी बुराइयां नहीं लिखेगा। और अगर वो गांधी से नफरत करता है तो वो गांधी की अच्छाइयां कभी नहीं लिखेगा, वो सिर्फ गांधी की बुराइयां ही लिखेगा। तो ये जान लो आप, कोई भी न्यूट्रल होकर कभी कुछ नहीं लिखता। कोई भी आज के टाइम पर जितने भी लेखक बनेंगे वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में काम करेंगे। उनका मेन डायरेक्शन होगा गांधी को डिफेम करना, नेहरू को डिफेम करना। क्यों? क्योंकि आरएसएस और भाजपा गांधी को पसंद नहीं करती, गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं मानती, इसलिए। समझ में आई बात? और सारा खेल आइडियोलॉजी का ही होता है। आर्थिक संदर्भ, वो कैसी थी उस समय की आर्थिक स्थितियां भारत की, ये भी जान लेते हैं। सुनना, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, याद है ना सबको? गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी कांग्रेस की 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि युद्ध करना खाना खाने के समान नहीं है। युद्ध करना खाना खाने के समान नहीं है। युद्ध करने का मतलब है कि बर्बादी झेल सको तो युद्ध करो, चाहे जीतोगे तब भी बर्बाद होगे, हारोगे तो बर्बाद होगे ही होगे। तो इस युद्ध ने हमारे कितने युद्ध हो चुके हैं? 3 युद्ध। तो 3 युद्ध का मतलब 30 साल हम पीछे चले गए। जो हमारे 10 साल के विकास में पैसा लग रहा था वो हमने किस पर लगा दिया है? अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर, अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर। ये बात आप समझिए। देश में गरीबी का निवारण नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे देश की सेना पे लगे पैसे भी हैं भाई। और विपक्ष इस बात को नहीं देख रहा है, कभी देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम है भाई आपके हाथ से सत्ता छीनना, आपके हाथ से सत्ता को छीनना उसका काम है। वो आपकी गलतियां ही निकालेगा, उसका काम है। और सच है, अच्छी बात है, विपक्ष गलतियां निकाले और पक्ष उस पर काम करे तो अच्छा होता है। लेकिन आज अगर विपक्ष सवाल पूछ लेता है सरकार से तो उसके मुंह पर टेप लगाने के लिए ईडी, सीबीआई, पता नहीं कितने वो चला दिए जाते हैं कि वो सुमनी में चला जाता है, वो फिर बोलता ही नहीं है, उसे इतना परेशान किया जाता है। और आप जानते हो आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को डिफेम करना कितना आसान है। किसी को डिफेम करना सबसे आसान काम है आज की दुनिया में, सबसे आसान। आगे सुनिए। युद्ध नहीं था 1947 में क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो युद्ध नहीं था 1947 में जब आजाद हुए थे? हाँ तो 1948 है वो ना। हाँ, मतलब वो युद्ध माना जाए? वो युद्ध नहीं है, उसे हम युद्ध नहीं मानेंगे। फिर भी उसका हम पर दबाव पड़ा। जब मैंने बताया आपको पाकिस्तान बना तो उसके कारण हमें पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देने पड़े। और उस समय 20 करोड़ कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 20 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हमने दिए, 55 करोड़ रुपए हमने पाकिस्तान को उसके बनने के बाद दिए। तो अगर वो 55 करोड़ हमारे पास होते तो बहुत ज्यादा हो जाता। गांधी जी के कहने पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी को देने पड़े थे वो पैसे। समझ में आई बात? तो ये भी एक मैटर है। देखो पैसा सब कुछ है भाई, पैसा रहेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी, और पैसा नहीं रहेगा तो समस्याओं की गर्द में आप
जकड़े रहोगे। तो भैया वो पैसे देना कंपलसरी था या अपने नहीं, अपनी इच्छा से दिए थे। गांधी जी ने कहा कि अब देश बट रहा है तो उनको भी तो उनका देश चलाने के लिए पैसा देना चाहिए ना, तो वो मानवता के आधार पर दिए गए थे। लेकिन पूरा राष्ट्र इस चीज का विरोध कर रहा था कि वो उन पैसों का प्रयोग हमारे खिलाफ करेंगे, हमें तोड़ने के लिए करेंगे। लेकिन गांधी जी हैं भाई, इसीलिए तो वो महान है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये भी सुन लो, इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। देश में महंगाई सर चढ़ के बोल रही थी और इस महंगाई के बढ़ने के पीछे ये सारी चीजें थी। समझ में आई बात? आगे सुनो। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी, मतलब हमारे देश में उद्योग धंधों का लगना बहुत कम हो रहा था, क्योंकि पैसे ही नहीं थे देश के पास। देश के पास जब पैसे ही नहीं तो नए नए उद्योग कहाँ खुलेंगे, नए नए उद्योग, नए नए विश्वविद्यालय, नए नए हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे? अगर ये सब बने तो लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ये सब बनने के लिए पैसा ही नहीं था। ये सब बनने के लिए पैसा ही नहीं था। जो पैसा था हमने युद्ध में झोंक दिया था, जो हमने कमाया था वो सारा झोंक दिया था हमने। समझ आई बात? आगे सुनो। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून, ये भी याद रखना, 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा, जिस कारण से किसानी के क्षेत्र में भी काम कुछ नहीं हुआ। जहां थोड़ी बहुत फसल बेच के हम पैसा ला लेते थे, अब वो भी नहीं होगा। हमारी फसल ही बर्बाद हो गई। तो 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नक्सलवाद के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। समझ में आई बात? अब आते हैं गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने ही आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार किया। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों ने ही, छात्र आंदोलन में बोल रहा हूं, सुन लो फिर से, छात्र आंदोलनों ने ही आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार किया है। सुनना अच्छे से। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के, अंडरलाइन करना, 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया।
ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ मतलब पुरानी वाली कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे, आप सबको पता है, मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। कौन सी कांग्रेस? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। उसे हार का मुंह देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत थी और छात्र आंदोलन ने पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया था। पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार था। समझ रहे बात? अब कांग्रेस तो इस तरह ये राष्ट्र पार्टी के रूप में तो हारी नहीं ना? नहीं, राष्ट्र पार्टी अभी भी तो राष्ट्र मतलब केंद्र में तो तब भी थी वो। अभी तो ये राज्य में गुजरात और उसमें हारी, बिहार में, गुजरात में हारी है। अभी गुजरात का आपने पढ़ा, अब बिहार का सुनते। अभी हमने गुजरात क्या पढ़ा कि गुजरात में किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी को गिराया किसने? छात्रों ने। तो अब ये देख लो छात्र राजनीति कितनी मजबूत है। अब बिहार आते हैं और यहीं से निकलेंगे। आज जो लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, ये सारे के सारे नेता इसी समय के हैं। इसी छात्र आंदोलन में ये लोग निकले हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, आपके नीतीश कुमार, जितने भी हैं इनके समय काल के, वो सारे के सारे इसी आंदोलन से निकले हैं। सुनना, 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारक, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आए और हमारे आंदोलन का आप नेतृत्व करें। किन्होंने? बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से अनुरोध किया कि आप आए और हमारे छात्र आंदोलन का आप नेतृत्व करें। तो जेपी जी ने क्या कहा कि मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व तभी करूंगा जब आप इस आंदोलन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, आप इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे, तभी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में चलाएंगे, पूरे देश में सरकार को हिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का फेलियर नहीं है, ये केंद्र सरकार का फेलियर है। और अगर आपको सच में महंगाई कम करानी है, देश में विकास कराना है, तो आपको केंद्र सरकार को चुनौती देनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर बिहार के छात्रों ने इस चीज का जिम्मा लिया और फिर उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। सुनना ध्यान से। जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने अंडरलाइन दिस कोट, जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, गांधी के रास्ते पर चलेगा। अहिंसक मतलब कोई टूट फूट, कोई मारपीट नहीं। आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सब कुछ हुआ और इसे जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा? संपूर्ण क्रांति कहा। इसे क्या कहा उन्होंने? संपूर्ण क्रांति कहा। ठीक है। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ।
जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ मतलब आज की भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग मिला और कांग्रेस को मतलब पुरानी वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिला। भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध के प्रतीक हैं, प्रेरक उनके लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया जा रहा है। इन आंदोलनों के माध्यम से इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से उन पर निशाना लगाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप देश चलाने के योग्य नहीं हैं। उन पर यह व्यक्तिगत प्रहार किया जा रहा है और जेपी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जेपी जी ने फिर जो किया वो सबको पता है। अब आगे सुनिए, अब न्यायपालिका की भूमिका भी समझ लेते हैं कि न्यायपालिका ने किस प्रकार से इंदिरा गांधी को मजबूर किया और उन्हें यह डर सतवाया कि अगर आपातकाल नहीं लगाएंगी आप तो आपकी सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी, आपकी सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी। इस बात का डर उन्हें न्यायपालिका ने लगवाया। अब समझते हैं न्यायपालिका से संघर्ष, सुनना बहुत ध्यान से। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? यह पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। आगे सुनिए, इस मसले पर भी सर्वोच्च दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशव नंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। तो सरकार ने जितने भी काम किए और न्यायपालिका को अगर लगा, तनिक भी लगा कि ये संविधान के अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका ने उन कानूनों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया। तो इससे संसद और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ। इससे संसद और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ। आगे सुनिए।
दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपट्टी चली आ रही थी कि अगर देखो ये मुख्य न्यायाधीश है, अगर ये रिटायर हो रहे हैं तो इनके बाद जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर होगा, उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी या कहिए राष्ट्रपति साहब ये नहीं करते। देखो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति साहब के पास है, लेकिन राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं आप सबको पता है, वो संसद की आपके प्रधानमंत्री और बिना मंत्रिमंडल की सलाह के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने तीन 1, 2, 3 को छोड़कर चौथे व्यक्ति को, जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे था, उस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश बना दिया। तो इस चीज ने भी भारत की राजनीति में और न्यायपालिका की लड़ाई को और गंभीर बना दिया। तो यही से ठीक है, तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरोध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक थे वे एक ऐसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। और यही वो घटना थी जिसने इंदिरा गांधी को वो काला रास्ता दिखा दिया कि अगर अब मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी के बाद वो ये फैसला लेती हैं कि देश में आपातकाल लगाया जाना चाहिए। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।